हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं पानीपत से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश। हमारे साथ हिसार से महेश हैं, पानीपत से देवेंद्र कथोरिया एसोसिएट एडिटर हैं, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। देवेंद्र, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा कि अब लोकसभा की 10 सीटों पर वोट कास्ट हो चुके हैं, 4 जून को इंतजार है, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अब इन दावों में हकीकत बदलना है, हकीकत में इन दावों को, साथ ही विधानसभा का जो रण है उसकी भी तैयारी करनी है। चुनौती दो तरफा है। देखिए सौरभ, आज मंगलवार है, अगले मंगलवार को 4 जून मंगलवार को है, नेक्स्ट ट्यूसडे। तो ये बीच के 5-6 दिन है, बस इतना ही अंतर अब रह गया है। ये 5-6 दिन एक एक करके ये भी कम हो जाएंगे और चुनाव लोकसभा के जो होना था हो गया। हालांकि अभी काफी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके के दावे प्रति दावे हो रहे हैं, बीजेपी के समर्थक जो हमारे भी संपर्क में मिलने जुलने वाले के बोलते 10 सीट जीत रहे हैं, नहीं तो 9 तो जीत ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस वाले इस दावे को खारिज करें कि आप 9 या 10 नहीं जीत रहे, हम 5-6 सीट जीत रहे हैं। तो दावे प्रति दावे हो रहे हैं और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे न्यूज प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तरह तरह की खबरें प्रचारित हो रही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो कुल मिलाकर चूंकि लो परसेंटेज वाला चुनाव रहा है, ज्यादा प्रतिशत कम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 5-5.5% कम पोलिंग परसेंटेज रहा है। उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं और जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स है वो भी दुविधा की स्थिति पैदा कर रही हैं और लोग या मीडिया से जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से सस्पेंस बना हुआ है। जहां तक रही लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी, देखिए विधानसभा चुनाव वो है जो लोगों के अपने हितों से जुड़ा, उनकी अपनी जरूरतों से, समस्याओं से, शिकायतों से, उनके अपने भविष्य से जुड़ा चुनाव है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें थी, उम्मीदवार कम रहते हैं, लेकिन 90 सीटें विधानसभा की हैं और 90 उम्मीदवार तो पार्टियों को देने पड़ेंगे। और जो दूसरी पार्टी, कई पार्टियां हैं, कई इंडिपेंडेंट आएंगे, कई गठबंधन में आएंगे, बहुत सारा घमासान होना बाकी है। ये तय है कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आते हैं 2 बड़ी पार्टियों के लिए, बीजेपी और इनेलो, वहां रैंकिंग क्या होती है। मान लो 10 नंबर की ये परीक्षा है, 10 ही सीटें, 10 नंबर की परीक्षा है। अगर किसी को 3 नंबर मिलते हैं, किसी को 7 मिलते हैं, या 5-5 मिलते हैं, 2 या 8 मिलते हैं, तो रैंकिंग के हिसाब से उनका आगे की जो उनका जोश है, उत्साह है, जो मनोबल बढ़ेगा, जो एक्टिवेट करने की अपनी पार्टी के वर्कर्स को, नेताओं को, वो उसी तरीके से तैयारी करेंगे और अपनी धमक भी दिखाएंगे जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो अब 4 जून का इंतजार है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लोग जानते हैं कि हमें अब विधानसभा के लिए तैयारियां तुरंत साथ साथ करनी है, परिणाम जो भी रहे। महेश, अब इंतजार नतीजों का है, विधानसभा का रण भी, उसके लिए भी तैयारी करनी है। सवाल यह है कि लोकसभा की सीटें, जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, 10 लोकसभा की सीटें यानी कि 90 विधानसभा की सीटें, अब प्रभावित अगर आंकड़े करेंगे तो आंकड़ों के अनुसार अगर एनालिसिस की जाए तो वो कौन सी सीटें हैं जो विधानसभा की सीटों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं और कौन कौन सी विधानसभाओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है इन नतीजों का। क्योंकि कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, जीत को लेकर दोनों आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीर तो 4 जून को साफ होगी, लेकिन अगर एनालिसिस करें तो किस तरीके की जो परिणाम हैं वो परिणाम आने वाले समय में और ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे सियासत के लिहाज से। देखिए, ये तय नहीं किया जा सकता। हर एक सीट का जो अपना असर है वो विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। जिक्र अंबाला लोकसभा क्षेत्र का करें तो वहां के अपने विधानसभा क्षेत्र जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो प्रभावित होंगे। अगर जिक्र हिसार लोकसभा का करें तो 9 विधानसभा क्षेत्र जो हिसार के अंतर्गत आते हैं वो प्रभावित होंगे। तो ये तय नहीं किया जा सकता कि 10 में से कौन सी सीट को अगर हासिल कर लिया जाए तो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों पर उसका असर माना जाएगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर रोहतक लोकसभा सीट पर अगर कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा कर लेती है तो उसका प्रभाव 90 विधानसभा क्षेत्रों पर माना जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी सीट को जो है कोई भी राजनीतिक दल हासिल करता है तो उसी 9 विधानसभा क्षेत्र में, उस लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उस पार्टी विशेष का प्रभाव माना जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस। 10 की 10 सीटें इस लिहाज से तो बराबर मानी जाएंगी। लेकिन अब चुनाव परिणामों का मैं जिक्र करूं तो अभी जो आकलन निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यह माना जा रहा है कि सिरसा सीट
जो है कुमारी शैलजा एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रही है, तो किसी तरह का किंतु परंतु संशय की स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए सिरसा लोकसभा सीट को लेकर तो नहीं रहेगी। अब जिक्र अगर रोहतक लोकसभा सीट का करें तो यहां पर भी भले ही मार्जिन बहुत बड़ा ना हो, बहुत बड़े अंतर के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जीतने जा रहे हो, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होने वाला। यानी सिरसा और रोहतक तो कांग्रेस पार्टी के खाते में तय मानिए। अब इससे आगे बढ़ने की बात है, तो इससे आगे बढ़ने का जिक्र करें तो हिसार सीट भी 50,000 से कम के अंतर पर इस वक्त बनी हुई है। मार्जिनल एज यहां पर देखने को मिल रहा है बहुत। और ना सिर्फ हिसार लोकसभा सीट बल्कि भिवानी लोकसभा सीट का जिक्र करूं तो यहां पर भी सिर्फ 50,000 अधिकतम हार या जीत का अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल ये तय कर पाना बेहद मुश्किल बना रहता है कि 50,000, चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी यहां पर डाउन आ चुकी है, तो कौन अपने वोटों का भुगतान कर पाया और कौन रह गया ये तय कर पाना भी मुश्किल है। तो मिनिमम अगर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2 जरूर आएगा। अधिकतम की अगर बात करें तो 5 से 6 सीटों तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के दावे चाहे जो भी हो। अब चुनौतियों का और नफे नुकसान का जिक्र कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को समेट देती है तो चुनावी मुकाबला यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर 5 सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच जाती है तो फिर यहां पर बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद चुनौतियां जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती चली जाएंगी। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो मनोहर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बाद उसी परछाई को आगे बढ़ाने का काम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। अलग से कोई अपना अस्तित्व साबित नहीं कर पाए थे नायब सिंह सैनी। अब आगे क्या परफॉर्मेंस देंगे वो अलग बात है, लेकिन अब तक की आज तक की अगर परिस्थिति को समझने की कोशिश करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की परछाई से नायब सिंह सैनी बाहर नहीं निकल पाए थे। तो एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त सामना यहां पर हरियाणा की सरकार को करना है। मैं पिछले विधानसभा चुनाव पर आपको लेकर जाऊंगा जहां पर अब की बार 75 पार का नारा जो है मनोहर लाल की तरफ से दिया गया था। पूरे हरियाणा प्रदेश में दौरे किए गए थे और हालत ये थी कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे उम्मीदवार चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। हालत ये थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद एक तरीके से चुनाव छोड़ चुके थे। बावजूद इसके 40 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। पिछली बार अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकटों का बंटवारा अगर कोटा सिस्टम की बजाय ठीक तरीके से किया होता तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी के खाते में सरकार जा सकती थी, लेकिन अपनी गलतियों से इलेक्शन चूंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी थी, तो ऐसे में बावजूद इसके एक तरफा दौड़ यहां पर लगा रही थी। थोड़ी बहुत चुनौती कुछ सीटों पर जेजेपी की तरफ से दी गई तो 10 सीटें जेजेपी के खाते में गई और जो है 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाई। अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नफे नुकसान का मैं जिक्र कर लेता हूं। यहां पर मोदी का चेहरा था, मोदी के नाम पर वोट मांगे गए और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो हरियाणा की सरकार को पूरी तरह नाकाम मान रहा था, लेकिन मोदी की स्वीकार्यता, चूंकि राष्ट्र को मजबूत बनाना है, जो है राम मंदिर भी उसमें एक फैक्टर था, अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव भारत के ऊपर बन रहा है वो भी एक फैक्टर था, धर्म भी एक फैक्टर था। बावजूद इसके मोदी यहां पर काफी एक बड़े तबके की पसंद माना जा रहा था। चुनौतियां उसमें भी हालांकि, लेकिन हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करें तो एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त सामना यहां पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार को करना है। कांग्रेस पार्टी की चुनौतियों का मैं जिक्र करूं तो यहां पर सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करती है, और ये चुनौतियां यहां पर इस लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली, जहां रावदान सिंह को हराने के लिए जो है किरण चौधरी तो शाम के इलाके में अपनी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आई। अगर जो भी संभावनाएं किरण चौधरी के पास थी यहां पर हराने के लिए, धर्मवीर के साथ खड़ी नजर आई किरण चौधरी, और साफ तौर से रावदान सिंह को हराने के लिए जो भी हर संभव प्रयास किरण चौधरी कर सकती थी उनकी तरफ से किया गया। यह भीतरघात है। अब जिक्र में सीट का करता हूं तो यहां पर हालांकि डे वन से ही कुमारी शैलजा बेहद सहज स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव प्रचार के लिए कुमारी शैलजा ने नहीं बुलाया। हिसार सीट का मैं जिक्र करूं तो हिसार सीट पर जेपी कुमारी शैलजा को बुला सकते थे, लेकिन किसी भी तरह का आमंत्रण यहां पर जेपी की तरफ से कुमारी शैलजा को चुनाव के दौरान नहीं दिया गया। अंदर की जो चुनौतियां काफी ज्यादा बनी हुई है, ये तो लोकसभा की स्थिति थी, लेकिन अगर एक एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 कैंडिडेट जो है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा तैयार कर चुके हैं। ये 5 से 10 कैंडिडेट जब अंदरूनी मुकाबला करेंगे टिकट को लेकर, किसी एक को टिकट मिलेगी तो 9 जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की हर चुनौती का फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर उठाते हैं। वीरेन जी, जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर चुनौती बीजेपी के सामने भी कम नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार, हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि नायब सैनी की सरकार जो है अल्पमत में है। एक चुनौती ये, दूसरी चुनौती है कि विधानसभा की डगर को तैयार करना है, वो भी
नायब सैनी के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो दो तरफा चुनौती इस वक्त होगी और परिणाम संभवतः यही कहा जाए, कहना गलत नहीं होगा, कि परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा के रोड मैप को तैयार करेंगे और चुनौतियों को पेश पाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने बड़ा होगा। देखिए, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन तकनीकी रूप से ये अल्पमत में होते हुए भी बहुमत में है। उसका कारण स्पष्ट है कि अभी कई विकल्प खुले हुए हैं। अभी जब विश्वास मत लेने की बात आएगी या राज्यसभा का चुनाव होगा, क्योंकि अगर दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं तो राज्यसभा का चुनाव होगा, तो उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो जहां तक दूसरा बात है कि जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम होंगे वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है, विधानसभा का चुनाव प्रदेश सरकार के ऊपर होता है, तो वहां के मुद्दे अलग होते हैं। प्रदेश सरकार की क्या कारगुजारी रही ये बात रहती है। अब जो लोकसभा चुनाव में थे वहां नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए चेहरा थे और कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़ा चेहरा है। कुमारी शैलजा अगर जीत जाती है, पूरी संभावना है जीत जाती है, तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो और इस तरह कुमारी जो अपना किरण चौधरी हैं वो चुनाव लड़ सकती हैं। रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा के सदस्य हैं राजस्थान से, उनका चुनाव लड़ना, विधानसभा चुनाव लड़ना निश्चित नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस में भी अलग तरह की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी में भी अलग स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी एक नाइट वॉचमैन के रूप में आए हुए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में। क्या अगली बार भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी तो यही कहेगी कि हमारा तो कमल ही चेहरा होगा। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन जो अपने जो नवम प्रकाश धनखड़ हैं और दूसरे जितने वरिष्ठ नेता हैं, प्रोफेसर रामविलास शर्मा हैं और अनिल विज हैं, क्या मतलब ये लोग जो वरिष्ठ नेता हैं क्या ये दोबारा चुनाव लड़ेंगे? तो ये अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या नायब सैनी को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये लोग इतने वरिष्ठ होंगे, तो इसलिए समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। और ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में जो लोकसभा में 7 सीटें मिली थी, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। और जब विधानसभा चुनाव कुछ समय के बाद हुए तो भारतीय जनता पार्टी का और लोकसभा के चुनाव का 2% का 1.8% का अंतर आ गया। अगर 2019 का करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 22% वोट घट गया और जो सीटें थी वो 40 रह गई। तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत को भी नहीं छू सकी। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग हैं। हाँ देखिए, अगर हम वैसे अगर लोकसभा चुनाव का आकलन करें, एक नजर डालें तो जीटी रोड बेल्ट पर चाहे अंबाला हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे करनाल हो, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी सुखद स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि करनाल में तो कोई संदेह है नहीं, वहां तो सिर्फ हार जीत का कितना अंतर रहेगा, सबकी यही रुचि है। तो और ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती है, सबके लोगों की निगाह इस बात पर है, क्या 7 सीटें जीतती है, 6 सीटें जीतती है, और कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहता है। ये लोकसभा के प्रदर्शन के ऊपर हाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और जो टिकटार्थी होते हैं उनकी मांग बढ़ती है, तो टिकटार्थी ज्यादा जुड़ते हैं। समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास में देखिए, जो वोट प्रतिशत है ये पहले से ही कल्पना थी कि मतदान जो है कम होगा, और ये चाहे भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख थे, कहां थे, बूथ प्रमुख थे, उनकी भी स्थिति की स्पष्ट हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान को बढ़ाने के लिए कोई विशेष जो है उनका काम करना चाहिए था। उस दिशा में चुनाव आयोग भी उतना ही दोषी है। चुनाव आयोग की ओर से जब तक मतदान की पर्चियां नहीं बांटी गई और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख सिर्फ कागजों में ही रहे, तो ये एक समस्या रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में भी आने वाली है। वीरेंद्र जी, अन्य सियासी दलों पर किस तरीके का असर पड़ेगा, उनकी भूमिका किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव के बाद जो आने वाले 3 से 3.5 महीने में बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें किस तरीके की भूमिका नजर आएगी? देखिए, चाहे जननायक जनता पार्टी हो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, लोकसभा चुनाव का जीतने की स्थिति में तो है नहीं। हाँ, कुरुक्षेत्र के अंदर अभय चौटाला हार जीत के अंतर को प्रभावित कर सकते हैं और ये स्थिति इस हार में रहने वाली, कोई आधार है नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी की जनता पार्टी से पहले अपने को बचना है। जनता पार्टी जिन लोगों को अपनी पार्टियों से टिकट नहीं मिला था वो जननायक जनता पार्टी में आ गए थे, तो जननायक जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया और वो अपनी मजबूती के कारण या जननायक जनता पार्टी के जो वोट बैंक था उसके कारण चुनाव जीत गए। तो जननायक जनता पार्टी को अपना अस्तित्व की बचाना है, अपनी फूट को बचाना है। फूट तो होगी, ये तो तय है, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जननायक जनता पार्टी अब एकजुट नहीं रहेगी। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला अपनी पार्टी को कितना खड़ा कर पाते हैं, कितना संघर्षशील बना पाते हैं, ये अब समय बताएगा। देवेंद्र, जो 2014 पर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 7 सीटें, 19 में 10 की 10 सीटें, विपक्ष का पूरी तरह सफाया। 2024 में अब क्या होगा, क्योंकि दावे बड़े बड़े हैं, दावों के आधार पर क्या कुछ कहा जा सकता है? महेश ने जिस तरीके से जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी जरूर है,
सरकार को लेकर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुख्य नजर आ रही है। इसका फायदा क्या परिणामों पर भी पड़ेगा? किस तरीके की स्थिति 24 में इन परिणामों में बनती नजर आएगी? देखिए सौरभ, पहली बात तो यह कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए इसमें ना तो कांग्रेस की ना बीजेपी की कोई लहर थी ना हवा थी। ये चुनाव इस तरीके से हुए कि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, कुछ लोगों का बदलाव का 5-10% वोटर्स बदलाव वाले भी होते हैं कि हाँ बदलना है, क्योंकि 10 साल से ज्यादा कोई सरकार चली नहीं है लगातार। मतलब चाहे पहले की बात करें, लेकिन पिछले 20-25 साल का राजनीतिक इतिहास देश का देखें तो जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी वो भी 9.5 साल, क्योंकि लोकसभा के तो 10 साल हुए थे, लेकिन विधानसभा के 5 महीने पहले चुनाव भूपेंद्र हुड्डा ने 2009 में करवाए थे। लोकसभा के 10 साल लगातार हुए थे मनमोहन सिंह सरकार को। तो पिछले 20-25 साल का इतिहास ये बताता है कि 10 साल से ज्यादा कोई सरकार लगातार नहीं चली है। अभी जैसे मोदी एक चेहरा है, मोदी एक फैक्टर है, नो डाउट बीजेपी इस फैक्टर के साथ एडवांटेज में रह सकती है। जिस तरह के एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, बदलाव वाला इशू है, कुछ समस्याएं हैं जो मुद्दे लगातार उठते रहे हैं कि बेरोजगारी वाला है, महंगाई वाला इशू है। हरियाणा की बात करें तो करप्शन वाला अभी भी है कि लोग शिकायत करते हैं कि अभी भी इस तरह की चीजें प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। तो चुनौतियां देखिए, अब इस बार चुनाव टाइट और खींचा हुआ क्यों है? 10 की 10 लोकसभा सीटों पे भले ही बीजेपी दावा करिए कि हम 10 जीत रहे हैं, नहीं तो 9 तो जीत रहे हैं, ये एक तरह से दावा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 5 या 6 सीटें कांग्रेस जीत रही है। उनके दावों को नकार रहे हैं। तो मतलब चुनाव ज्यादातर सीटों पर खींचा हुआ है। जैसे महेश जी कह रहे थे रोहतक और सिरसा कांग्रेस लगभग जीतती हुई लग रही है। अगर 2 सीटें ये उनकी है तो बाकी पे मुकाबला है। अगर 1-2 सीट और आ गई तो कांग्रेस का घर पूरा हो जाएगा कि 0 से हम 3 या 4 पे आ गए, उनका मनोबल बढ़ेगा। और आपको बताऊं सौरभ, एक बात ये 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 5 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं, मोदी जी हरियाणा में आई, कई जगह रैलियां की और हरियाणा में विधानसभा में बीजेपी की सरकार आ गई। 2019 में भी यही स्थिति, पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी जब प्रचार के लिए या दूसरे बड़े नेता आए तो हरियाणा विधानसभा में भले ही सीटें कम आई, 40 सीटें आई, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। अब अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, मान लो लोकसभा में बहुमत मिलता है, सरकार बनती है, मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर फिर टेक ओवर करते हैं, तो उस स्थिति में मेरे को लगता है बीजेपी के हरियाणा के लिए थोड़े से मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे कि मोदी जी हरियाणा को भी निकाल ले जाएंगे। ठीक है महेश, जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव से पहले घमासान देखा, दावे वादे देखे प्रदेश के अंदर, एसआर के ग्रुप और खासकर कांग्रेस की हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा की इस टिकट के बंटवारे में भी देखा कि हमने खूब चली है, तो कहीं ना कहीं हुड्डा की साख भी इन परिणामों पर दांव पर लगी है। खासकर आगे की रणनीति भी तैयार करनी है, तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर पेश आएगी इन परिणामों के आधार पर, और बीजेपी को टक्कर भी देनी होगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति कांग्रेस के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी और परिणाम ये तय करेंगे कि आगे क्या करना है कांग्रेस को। देखिए, मुझे काफी सहज स्थिति इस वक्त इसलिए नजर आ रही है कि 10 से जो है 10 की 10 का दावा भारतीय जनता पार्टी रख रही थी। कम से कम 2 सीटों की तो गारंटी के साथ आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है और 5 से 6 सीटों की संभावनाओं के साथ खड़ी है। बेहद कम अंतर के साथ ये सीटें जो है चुनावी मुकाबले में देखने को मिल रही है। चाहे मैं हिसार सीट की बात करूं, सोनीपत सीट की बात करूं, इसके अलावा भिवानी सीट की बात करूं, बेहद कम अंतर के साथ ये सीटें खड़ी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने लिए पूरी संभावनाएं इस वक्त मान रही है। सबसे बड़ी चुनौती जो दरअसल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाली है वो अंदरूनी हालात को लेकर होने वाली है। लगातार हम ये जिक्र कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर का तूफान इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा बना रहा तो फिर बेहद मुश्किल विधानसभा की चुनावी डगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए देखने को मिलेगी। मैंने लगातार देखा अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में एक दूसरे से सहायता मांगने में भी गुरेज यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। बेहद आसान जेपी के लिए होता अगर कुमारी शैलजा को एक दिन के लिए भी चुनावी प्रचार के लिए जो है जेपी हिसार सीट पर बुलाते। बेहद सहज यहाँ पर कुमारी शैलजा के लिए होता अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक दिन के लिए जो है यहाँ पर आमंत्रित करती कुमारी शैलजा, लेकिन किसी तरह का आमंत्रण ही नहीं दिया गया। चुनाव को खतरे में डालने के लिए तैयार है, अपनी सीट का चाहे कितना भी बड़ा खतरा सामने आ जाए, लेकिन दूसरे नेता को बुलाने में यहाँ पर गुरेज ये लोग करते हुए नजर आ रहे थे। और किरण चौधरी ने तो एक तरीके से खुलेआम यहाँ पर जो है
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ जो है वोटिंग पैटर्न वहां पर देखने को मिला। उनके समर्थक जो है धर्मवीर सिंह को वोट डलवाते हुए नजर आ रहे थे। ये स्थिति अगर बनती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ा खतरे की स्थिति कोई नहीं बनती कि उन्हीं के नेता जो है दूसरे राजनीतिक दल यानी बीजेपी को वोट डलवाने का काम करेंगे, तो फिर विधानसभा चुनाव में इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती। अदरवाइज हौसले के लिहाज से, चुनौतियों के लिहाज से शुरुआत में हम ये मानकर चल रहे थे कि एक सीट पर ही मुकाबला देखने को मिलेगा, उसके बाद किसी भी तरह का चुनावी मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाएगी। और फिर नतीजा यह भी हुआ कि 10 की 10 सीटों पर चुनावी मुकाबले का जिक्र होने लगा। हालांकि करनाल सीट को लेकर माना जा रहा है कि गारंटी वहां पर आ चुकी है, लेकिन गारंटी अगर करनाल सीट पर है तो सिरसा सीट पर भी गारंटी यहां पर कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही है। चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट मैं संक्षेप में लेना चाहूंगा, समय बेहद कम है। आने वाले समय में जो तस्वीर है वो और साफ होगी, क्योंकि समय बेहद कम है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, किस तरीके की परिस्थिति प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में बनती हुई देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश अध्यक्ष का अभी तय करना है। तो कांग्रेस में अब किसकी आगे भूपेंद्र हुड्डा की चलेगी या एसआर ग्रुप के भी पूरा महत्व दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब क्या मनोहर लाल मुक्त हो जाएगी या मनोहर लाल युक्ति बनी रहेगी, ये सब तय होना है। और ये आगे एसआर के ग्रुप क्या भविष्य पर ये प्रश्न चिन्ह रहेगा कि आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सर्वोच्च होंगे या एसआर के ग्रुप को भी महत्व मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनावी नतीजे तय करेंगे, खासकर लोकसभा के, कि विधानसभा की राह कैसी होगी। हालांकि मुद्दे दोनों ही चुनाव में अलग होते हैं, लेकिन एक जो बूस्टअप होता है वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में मोरल बूस्टअप जरूर होता है। और अब नतीजों का इंतजार है। सभी उम्मीदवारों की, दिग्गजों की नजर 4 जून पर टिकी हुई है। उसके बाद विधानसभा की रणनीति तय होगी। तो प्रदेश में सियासी घमासान आने वाले समय में थमने वाला नहीं है।